हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम कवर करते हैं। और लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के करंट होते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम, उसके अलावा प्रीलिम्स में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आज 29 तारीख है और आज का लेक्चर हम थोड़ा छोटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि आज बकरा ईद है, ईद उल अजहा है, तो बहुत सारे हमारे लोग होंगे जो इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो हम इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, ताकि वो अपना त्योहार भी सेलिब्रेट कर सकें और उसके अलावा थोड़ी सी पढ़ाई भी कर सकें। एकदम पूरी तरीके से पढ़ाई को भूल ना जाए, इसको याद रखें और थोड़ा सा अपना त्योहार भी सेलिब्रेट कर लें, यानी दोनों चीजें हो जाए, विन विन कंडीशन बन जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। पहले तो आप सभी को बकरा ईद की मुबारकबाद। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन उन सबको बकरा ईद की मुबारकबाद। इसको बकरा ईद या ईद उल अजहा भी कहा जाता है। देखिए, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे एथिक्स का मुद्दा जुड़ जाता है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा यार बकरा ईद क्यों सेलिब्रेट की जाती है, क्या मुद्दा है, कैसे क्यों करते हैं इसको, यहाँ पे जानवरों की हत्या की जाती है और कौन सा खुदा या कौन सा भगवान जानवरों की हत्या पे खुश होता है। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह गलत नहीं। लेकिन देखिए, इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इसके, वो तो आप सभी को पता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिले तो मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप जब कभी भी आप कहीं पे डिबेट डिस्कशन करें या आपसे इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, ये सिर्फ बकरा ईद या ईद उल अजहा की बात नहीं है। यहाँ पे कोई सा भी त्योहार होता है, अगर उसके पक्ष विपक्ष में बात की जाए तो वहां पे हम देखेंगे कि उसके बारे में कैसे आपको जवाब देना इंटरव्यू में। अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बकरा ईद मनाना कहाँ तक प्रासंगिक है, या इसको क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसमें तो पशुओं की हत्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ उसके बारे में। पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप सबको पता ही है कि जैसे पशु हत्या होती है, इसमें फिर पशुओं के अधिकार भी हैं, उसके अलावा इस तरीके से पशुधन में कमी होती है, तो इस तरीके से कई मुद्दे जुड़ जाते हैं। फिर आपको पॉजिटिव पॉइंट एक दो मैं बता देता हूँ, इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं पहले वो बता दें। देखिए, यहाँ पे जो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता इस्लाम धर्म में कि खुदा के मानने वाले, यानी जो कहते हैं भगवान, उनको मानने वाले एक इंसान थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि उनसे भगवान कह रहा है, यानी खुदा कह रहा है कि अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे दो। कुर्बानी का क्या मतलब होता है? कुर्बानी का मतलब होता है त्याग या बलिदान। बलिदान को ही कुर्बानी कहा जाता है। तो उनसे उन सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दे। वो पहले अपने कुछ सामान की कुर्बानी देते हैं, ऊंट की कुर्बानी देते हैं, तब भी वो सपना उनको आता रहता है। फिर वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चले जाते हैं, यानी अपने बेटे को ज़बह करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना हत्या, एक तरीके से कह सकते हैं। हत्या कहना ठीक बात नहीं है, ये इससे हमारे मुस्लिम भाई बहनों की भावनाएं आहत होंगी, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि कुर्बान करने के लिए, उनका बलिदान देने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। फिर जब वहां पे ले जाया जाता है उनको लिटाया जाता है कि अब इनको ज़िबा किया जाए या कुर्बान किया जाए, इनको चाकू से हलाल किया जाए। तो वहां पे मुद्दा ये बनता है कि इनके जो बेटे रहते हैं, जो जिनकी कुर्बानी होनी रहती है, वो कहते हैं कि आप अपने आंख पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको मेरे लिए दया आ जाए और फिर आप बेटे के प्यार में, पुत्र के मुंह में आप ये कुर्बानी कर ना पाए और खुदा या भगवान हमसे नाराज हो जाए। तो इसलिए वो अपने आंख पे पट्टी बांध लेते। फिर होता क्या है कि यहाँ पे खुदा का, भगवान का आदेश होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे बकरा ला करके लिटा देते हैं। जहाँ पे बेटा लेटा होता है उनको वहां पे उनको बकरा लिटा देते हैं और फिर वो बकरे की कुर्बानी हो जाती है। फिर वहीं से परंपरा चल पड़ती है कि यहाँ पे हर साल ईद उल अजहा या बकरा ईद मनाया जाएगी, जहाँ पे बकरे को ज़बह किया जाएगा। ये पूरा मुद्दा है। अब देखिए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। अगर पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि जब बकरे को काटना होता है तो उसके लिए उसका पशुपालन किया जाता है, यानी पशुपालन में वृद्धि करता है एक तरीके से। दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बकरा पालते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं कुर्बानी में, यानी बकरा ईद के टाइम पे। अब होता क्या है, आप सभी को पता है कि जब किसी त्योहार के टाइम पे कोई चीज बिकती है तो तुलनात्मक रूप से महंगी बिकती है। तो वहां पे यही पॉइंट है कि देखिए, दूसरा हो जाए कि आर्थिक सशक्तिकरण। उसके अलावा एक तरीके से सामाजिक समारोह आप कह सकते हैं, यानी यार दोस्त हो गए, कुछ अपने रिश्तेदार हो गए, इस तरीके के लोग जो गए उनसे मुलाकात हो जाती है, यानी आप उनसे मिलजुल सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये तो हो गया जो इस्लाम या ऐसी चीजें कहती हैं, जो मान्यताएं हमारे कहते हैं। अब देखिए इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर आप इथिक्स के मुद्दे से इसको देखेंगे, अपने इंटरव्यू के हिसाब से, अपने मेंस एग्जाम के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे कुर्बानी की बात कही गई है। कुर्बानी का क्या मतलब है? बलिदान का, यानी आपको बलिदान देना। तो बलिदान आप किसका दे सकते हैं? जरूरी थोड़ी कि आप बकरे का ही बलिदान दे। बलिदान देना है तो आप अपने अहम का बलिदान दें, यानी आप अपने ईगो का बलिदान दें, आपके अंदर जो घमंड है उसका बलिदान दे दें, या कोई बुरी आदत है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप उसका बलिदान दें। इस तरीके से किसी के लिए आपके मन में घृणा है, उसका बलिदान दे। यानी यहाँ पे एथिक्स का मुद्दा जब जुड़ेगा तो आप इस तरीके की चीजों को काउंट करके चलेंगे। और कोई सा भी त्योहार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, आपको पूरी तरीके से ना तो उसको खारिज करना है और ना ही पूरी तरीके से उसको अच्छा बताना है। यानी आपको अच्छा और बुरा दोनों बताना है, क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है और आपकी जिम्मेदारी। अगर आप किसी भी धर्म के या किसी भी समुदाय के किसी भी त्योहार को, किसी भी फेस्टिवल को सिर्फ एक पक्ष लेकर के देखेंगे कि यार इसमें ये किया जाता है,
पशुओं की बलि दी जाती है, यहाँ पे ये दिक्कतें होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, और सिर्फ नेगेटिव बताएंगे, तो इससे आपके इंटरव्यू पर, आपके एग्जामिनर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको जहां आप जा रहे हैं ना, वहां आपको अच्छा बुरा दोनों देखना है और दोनों के बीच बैलेंस बना करके चलना है। यानी आप 2-3 पॉइंट अच्छे भी बताएं, 2-3 पॉइंट बुरे भी बताएं, उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दें, किसके फायदे भी हैं तो वही नुकसान भी। इस तरीके से आपको अपने आंसर राइटिंग रखनी है, इस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू देना है, ताकि आप अच्छे सिविल सेवक बन सके। और फिर मान लीजिए सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ी ना यार, आप अपने निजी जिंदगी में भी तो देखिए ना, इससे अगर कुछ नुकसान तो कुछ फायदे भी हैं किसी भी चीज के। साइंस भी कहता है कि कोई भी चीज 100% ना तो सही होती ना तो गलत होती है, तो इस तरीके से आप इसको काउंट करके चलेंगे। देखिए यहाँ पे होता ही है कि जब दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म का कोई सा भी त्योहार था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत नीची हरकत है। किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का, आप कमियां मत ढूंढिए। यहाँ भारत में यही तो एक विविधता वाला जो मुद्दा है ना, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे विविधता पाई जाती है। यहाँ पे होता क्या, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, वहाँ पे सारे त्योहार हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या जैसे मान लीजिए दिवाली हो, तो क्या हमारे हिंदू भाई बहन के साथ साथ मुस्लिम भाई बहन मिलकर के सेलिब्रेट नहीं करते? या फिर ईद हो गई तो वहाँ पे क्या हिंदू भाई बहन आकर के समय नहीं खाते? तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जो हमारा विविधता है उसको लेकर के चलना, उसको बरकरार रखना है, उसमें विघ्न नहीं आने चाहिए। और कोई भी धर्म आता है, कोई भी त्योहार आता है, कोई भी महोत्सव आता है, तो उसको आप अच्छे से देखिए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ में आप अपनी पढ़ाई को मत भूलिए। इसलिए आज लेक्चर ये ले रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, ताकि आप इसको, पढ़ाई को ना भूलें। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे क्या है। आज का महत्वपूर्ण दिवस है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब मनाया जाता है ये? तो 29 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार के लिए थीम क्या रखी है? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना, ये इस बार की थीम रखी है। क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, यानी इंडियन स्टैटिक के, भारतीय सांख्यिकी जो डेटा होता है, भारतीय सांख्यिकी विज्ञान जो, उसके कौन थे? ये जनक थे। कौन थे ये? तो आप सबने इनका नाम सुना होगा, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब देखिए यहाँ पे आप ये पूरे नाम से शायद ना जानते हो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, लेकिन इतना तो आप जानते हैं ना कि महालनोबिस, क्योंकि जो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के मॉडल पे आधारित थी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। आपने अभी तक क्या सुना होगा? पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से? तो जैसे वायु प्रदूषण सुना आपने, ध्वनि प्रदूषण सुना, जल प्रदूषण सुना, उसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रदूषण सुना, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, ये सारे। लेकिन यहाँ पे एक नया प्रदूषण की बात की जा रही है। नया प्रदूषण क्या है? ये चुंबकीय प्रदूषण की बात की जा रही है। चुंबकीय प्रदूषण से तात्पर्य क्या है? इसको समझने के लिए पहले हम आराम से एकदम देखिए बेसिक से समझना शुरू करते हैं। चुंबकत्व का गुण किसमें पाया जाता है? लोहे में। अब इसके एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये लोहे की वजह से हो रहा होगा चुंबकीय प्रदूषण। तो यहाँ पे जहाँ पे लोहे का खनन किया जाता है, लौह अयस्कों को निकाला जाता है जहां से। अब लौह अयस्कों में दो इंपॉर्टेंट अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी को पता है, एक तो होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट। इनका खनन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में। ये लोहे का एक अयस्क है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जब लोहे का खनन किया जाता है, तो वहां से जो प्रदूषण उड़ता है, वहां से जो धूल कण उड़ते हैं, जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं, और फिर ये आकर के वायु में मिल जाते हैं या रोड साइड पे पड़े रहते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे मैग्नेटाइट की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है, चुंबकीय प्रदूषण, और ये बहुत घातक साबित हो रहा है। आप खुद सोच करके देखिए ना, फिर जब हमारे अंदर ये प्रदूषण जाएगा, हमारे अंदर ये छोटे छोटे कण जाएंगे जिसमें आयन होगा, क्योंकि आयन होता है तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर के पूरा सिस्टम ही बिगाड़ देगा। तंत्रिका तंत्र जो आयन के बेस पे काम करते हैं, उसकी पूरी वाट लगा देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी हमारे शरीर में, फेफड़ों पर, तंत्रिका तंत्र पर, इन सारी चीजों पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारा। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है चुंबकीय प्रदूषण के बारे में। देख लेते हैं हम इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखे गए हैं। खनन, इस्पात उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में मैग्नेटाइट, देखिए इसका रासायनिक संगठन क्या है? Fe3O4। कभी कभी आपसे केमिस्ट्री हो गया या उसके अलावा कहीं जाकर जनरल साइंस में पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखेंगे Fe3O4। इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। इसी को चुंबकीय खनिज की उपस्थिति को संदर्भित करता है, यानी चुंबकीय प्रदूषण क्या है? तो Fe3O4 की उपस्थिति को चुंबकीय प्रदूषण कहा जाता है। मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड है, ये सब मैंने बता दिया आपको। ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी खनिजों में सबसे अधिक चुंबकीय है। ये एक प्राकृतिक चुंबक है, यानी जो Fe3O4 है क्या है? तो एक प्राकृतिक रूप से चुंबक होता है। अगर कभी आपको स्टेटमेंट दे दे जनरल साइंस के तहत, ये देखिए स्टेट पीसेस जो होते हैं ना, अक्सर उसमें से क्वेश्चन दे देता है, उसमें अक्सर पूछ लेता है। तो आप इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को कि एक प्राकृतिक चुंबक होता है। और यहाँ तक क्या कहा जा रही है कि ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी खनिजों में, यानी जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय कौन था? तो यही होता है Fe3O4 या मैग्नेटाइट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नेटाइट में लगभग कितना? तो 72% धात्विक लोहा होता है। आप देख ही सकते हैं कि 100 में से 72% लोहा पाया जा रहा है, यानी ये बहुत शुद्ध प्रकार का एक तरीके से मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में इसकी उपस्थिति देख लेते तो पहला है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल। इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
इसको देखिए, कम से कम आप इसको 3 याद रखेंगे, और अगर 5 याद रख सकें तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम 3 तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा गोवा, और एक बचता है तो एक केरल। कम से कम आप 3 तो याद रखेंगे ही रखेंगे इसके बारे में कि कहाँ पाया जाता है। अब इसको हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका कर्नाटक, यहाँ पे हो गया आपका राजस्थान, यहाँ पे हो गया आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो गया आपका गोवा, उसके अलावा यहाँ पे हो गया आपका केरल। और ये रहा आपका तमिलनाडु। यानी आप सारे क्षेत्रों को मैप पे देख चुके हैं। यहाँ पे हो गया राजस्थान, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये गोवा। आप सारे क्षेत्रों को मैप पे देख लेंगे। मैप पे देखने से फायदा ये होता है कि थोड़ा सा याद रह जाता है। अब कम से कम आप एक चीज ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो इसका संकेंद्रण पाया जाता है, आप यहाँ पे देखिए, यही सारी चीजें मैप पे या आप पढ़ते टाइम जो कनेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, जो मोटा मोटा जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, आप उसको यहाँ पे देखिए ऐसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, जो भी होता है 5-6 पाए जाते हैं टोटल 6 क्षेत्रों में यहाँ पे दिखाए गए, उसमें से 5 कहाँ दिखाए गए आपको? दक्षिण भारत में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सब कहाँ पे? देखिए आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पे उत्तर भारत में नहीं बताया जा रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे कहाँ पे बताया जा रहा है? दक्षिण भारत में। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब अगर कल का आपको दे दे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं कि सबसे अधिक अधिक कहाँ पाया जाता है। आपको ऐसे पता है कि जब उत्तर भारत में इस तरीके से पाया नहीं आता, उत्तर भारत में सिर्फ एक ही जगह बताएगा, राजस्थान, वो भी पहले नंबर पर नहीं है, तो फिर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में कैसे पूरी तरीके से पाया जा सकता है? तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप नोटिस करते हुए चलिए, एग्जाम में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के बारे में। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है IMD। अब IMD का फुल नेम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आर्टिकल है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाला है IMD। अब ये IMD का फुल नेम क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये इसका नाम है पूरा। इसको वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। देखिए, कभी कभी स्टेटमेंट में ये देता है कि द्विवार्षिक है, वार्षिक है, या छमाही है, इस तरीके से स्टेटमेंट दे देता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि वार्षिक है। इसको याद रखने की वैसे भी जरूरत नहीं। आप देखते होंगे कि अक्सर ये चर्चा में आता रहता है, बना रहता है, जब हर साल आता है, तो आप वैसे भी आपको याद रहेगा कि वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। इसको कौन जारी करता है? IMD जारी करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, कोई भी इंडेक्स हो गया, कोई भी रिपोर्ट हो गई, जिसमें आपको रैंकिंग दी जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अगर आपको स्थान दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कॉमन चीजें होंगी, कुछ कॉमन फैक्टर होंगे जिसके बेस पे तुलना की गई। क्योंकि बिना तुलना की आप कैसे बता सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन पहले पे, कौन दूसरे पे? तो जब तुलना होगी दो लोगों में, 2 से अधिक लोगों में, तभी पता चले कि कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है। तो तुलना होगी अगर, तो कुछ बेसिक चीजें होंगी, कुछ समान चीजें होंगी, उसी के बेस पे तुलना की जाएगी। तो वही यहाँ पे आधार क्या है, इसका बेसिक क्या है, जिस बेस पे ये तय करता है कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा खराब है। यहाँ पे पहला आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा सरकार की दक्षता, तीसरा व्यापार दक्षता, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। ये 4 आधार है जिसपे ये रैंकिंग देता है सारे देशों को। और इसको पहली बार कब जारी किया था इसने? तो 1989 में IMD द्वारा इसको पहली बार जारी किया गया था। अब 2023 की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरे पर कौन है? आयरलैंड है। तीसरे पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। और इस सूचकांक में अंतिम स्थान किसने हासिल किया? नीचे से टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहा है वेनेजुएला। होते हैं ना बैक बेंचर्स, तो ये बैक बेंचर्स कौन है? नीचे से टॉप करने वाले भाई साहब कौन है? ये वेनेजुएला। और पहले पर कौन है? तो ये डेनमार्क। आप सब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे भारत की रैंक तो लिखी नहीं है, भारत की रैंक कहाँ गई? भारत के बारे में तो आपने बताया नहीं। तो भारत के लिए मैंने पूरी एक अलग से स्लाइड दे दी है, ताकि आप उसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, चाहे तो उसी तरीके से आप PDF में ही रहने दें, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसमें 2022 और 2023 दोनों की तुलना करके दी गई है। देख लेते हैं हम भारत के बारे में क्या है। ओवरऑल रैंकिंग कितनी रही है? 2022 में कितनी थी भारत की? 37 थी। 2023 में कितनी है? 40। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि 3 रैंक हम लोग की गिरी है, यानी हम लोग का प्रदर्शन खराब हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो चारों आधार बताए थे ना मैंने, उन चारों आधार में अलग अलग रैंकिंग कितनी आई भारत की। 2022 में कितनी थी, 2023 में कितनी है, ये यहाँ पे बताया गया है। आर्थिक प्रदर्शन में 2022 में कितनी थी? 28। 2023 में कितनी हो गई? 33। सरकार की दक्षता 2022 में कितनी थी इसमें रैंक? 45 थी। 2023 में कितनी हो गई? 44 हो गई है। व्यापार की दक्षता में आप देखेंगे तो 23 थी, 28 हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में देखेंगे 49 थी, 52 हो गई है। ये ओवरऑल रैंकिंग में कितना हो गया? 40 हो गया है। इस बार हमारी इंडिया की रैंक कितनी रही है? तो 40 रही है। इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी आपसे इंडिया की ना पूछ करके पहला या आखिरी पूछ लेता है, तो आप कम से कम 3 चीजें याद रखेंगे, पहला कौन है, आखिरी कौन है, उसके अलावा इंडिया की रैंक क्या है। अब ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो डॉक्टरों का कोर्स होता है उसको 4 साल का होता है, कुछ कोर्स इससे भी ज्यादा साल के होते हैं, फिर उसके साथ
1 साल की प्रैक्टिस होती है या कहीं कहीं 6 महीने की प्रैक्टिस होती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे ममता बनर्जी जी जो है, ये कौन है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि डॉक्टरों का जो कोर्स होता है क्यों ना उसको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर दिया जाए। लेकिन ऐसा प्रस्ताव रखा क्यों गया, उसके पीछे वजह क्या थी, फायदा क्या होगा इसका। अगर हम मान लीजिए 3 वर्ष का रख देते हैं तो उसका फायदा और नुकसान क्या होंगे, यही सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या, और उसके अलावा ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है, आखिर ममता बनर्जी जी ने ऐसे क्यों कहा, और अगर कहा भी है तो उसके ऊपर विचार करने लायक है कि नहीं है, या इसकी जरूरत है हमें कि नहीं है। कि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सुबह उठा और फिर आकर के बोल दिया, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी। कुछ सोचा समझा होगा, कुछ डेटा देखा होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट दी होगी इन्होंने। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी जो उन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर्स का कोर्स होता है उसको 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर दिया जाए। उससे फायदा क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को किसने रखा है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ये ममता बनर्जी जी ने रखा है। क्या बताया इसमें, तो इन्होंने कहा कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर दिया जाए। उसका फायदा क्या होगा, इन्होंने क्या फायदा बताया था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे डॉक्टरों की कमी होती है उसको दूर किया जा सकेगा। अब एक चीज आप यहाँ पे मानेंगे कि जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पे डॉक्टर अक्सर रहना पसंद नहीं करते, और खास करके अच्छे डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए जितने बड़े बड़े डॉक्टर होंगे या जो ऐसा होगा कि स्पेशलिस्ट होंगे, इस तरीके के लोग गांवों में शायद ही रेयरली कोई आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अन्यथा क्या होता है वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, या जहाँ पे हॉस्पिटल से जुड़ी अन्य चीजें होती है, केंद्र होता है, हब होता है, वहां पे रहते हैं। अब जो बेचारे गांव के लोग हैं ना वो इस चीज को और अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कभी कभी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती है, टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है। अगर उसको सही से इलाज मिला होता, अच्छा डॉक्टर मिला होता तो शायद वो बच जाते, उनकी जान बच जाती। तो वही चीज यहाँ पे ममता बनर्जी जी बता रहे हैं कि जो डॉक्टर की कमी है गाँव में उसको दूर किया जा सकता है अगर हम इसको 3 वर्ष का कर दें, क्योंकि 1 वर्ष बच जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक 3 वर्ष में कुछ और एक्स्ट्रा लड़के तैयार हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स तैयार हो जाएंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। और ग्रामीण इलाकों में आप देखिए हमेशा हमेशा कमी बनी रहती है डॉक्टरों की। होता क्या है, ग्रामीण इलाकों में लोग जाना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है, कोई लाख 10 लाख रुपए खर्चा करके पढ़ रहा है, बाहर रह रहा है, इतनी सारी दिक्कतें झेल रहा है। अब जब वो बनेगा, चाहे डॉक्टर बने चाहे किसी भी पोस्ट पे जाए, तो पहला उसके मन में यह है कि जो मेरा पैसा खर्चा हुआ है, जो मैंने दिक्कतें सही उसका तो मैं फायदा उठा लूं। तो यहाँ पे होता है कि ग्रामीण इलाकों में ना तो उतनी सुविधाएं होती हैं, लाइट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सारी चीजों की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो लोग ग्रामीण इलाकों में जाने से भागते हैं। कोई भी होता है तो सोचता है शहर में रहेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा सुविधाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि ग्रामीण इलाकों में ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पे लाइट नहीं रहती ठीक तरीके से, या और भी बहुत सारी समस्याएं। तो वहाँ पे जो बेचारे लोग रहते हैं ग्रामीण इलाके में, उनका इलाज तो करना ही पड़ेगा ना यार, दिक्कत तो होती ही है। अब उसको छोड़ तो सकते नहीं, वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना, वो भी तो भारत में ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो इंग्लैंड से आए हुए हैं तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो भी हमारे ही लोग हैं। और फिर कहते भी हैं, एक कहावत है कि भारत गाँवों में बसता है। कहाँ? गाँवों में बसता है, क्योंकि हमारी लगभग 70 से 75% आबादी अभी भी गाँवों में ही रहती है, ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। तो फिर गाँवों को हम छोड़ देंगे अगर, फिर कैसे हम विश्व गुरु बन सकेंगे? कैसे हम भारत को कह सकें कि एक अच्छा देश है, विकासशील देश है या विकसित देश बनाएंगे, जब तक हम गाँव पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। हम इसके बारे में एक एक पॉइंट करके अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे ऐसे प्रस्ताव के पीछे कारण क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, ये पॉइंट मैंने बता ही दिया है। ग्रामीण प्रैक्टिस के प्रति अरुचि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्यों अरुचि है, उनकी भी कमी। देखिए अब अगर कोई बन रहा है डॉक्टर, कोई जाना चाह रहा है अपना शहर में रहे, तो उसके पीछे वजह क्या, कोई भी क्यों रहना चाहिए। अगर आपको लाइट ही ना मिले, 24 घंटे में से 2 घंटे लाइट मिले, उसके अलावा आपको पीने का पानी ठीक ना मिले, टॉयलेट की फैसिलिटी ना हो, आपके रहने की ठीक से व्यवस्था ना हो, आपको मान लीजिए रूम नहीं दिया जा रहा है, वो होता है ना छप्पर ऊपर ऐसे कर करके, मतलब मड़ई या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, अगर इस तरीके से बना करके लगाया जाएगा और आपको कहा जाए कि आप यहाँ पे रहिए, या तंबू तांग करके कैंप में रहने के लिए कहा जाए, तो आप कब तक रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गाँव में ऐसी चीजें हैं, या गाँव वाले ऐसे ही करते हैं। गाँव वाले बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई एलियन है, कहीं और से आए, मंगल ग्रह से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हमें ऐसी फैसिलिटी ना मिले, हमें लाइट ना मिले, 2 घंटे सिर्फ लाइट मिले, तो हम, चाहे वो गाँव चाहे शहर, अगर शहर में हमें फैसिलिटी ना मिले तो हम क्यों रहना चाहेंगे, हम वहां रहना चाहेंगे जहाँ फैसिलिटी हो। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए भौगोलिक बाधाओं, उसके अलावा परिवहन की कमी। आप सभी को पता है कि गांव में कितना परिवहन होता है। कई गांव तो ऐसे हैं, अभी की बात करूं, 2023 की बात कर रहा हूं, अभी तक कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको सवारी नहीं मिलेगी, आपको साधन नहीं मिलेगा। आपको अगर अपना सवारी है, अपना साधन है, अपनी गाड़ी है, तभी आप वहां पे जा पाएंगे, अन्यथा आपको जाने के लिए 4 घंटे सिर्फ सवारी का वेट करना पड़ता है कि कोई आएगी गाड़ी, तब वहां से हम जाएंगे। तो इस तरीके की समस्या अभी तक है गाँव में। आप सोच करके देखिए, फिर इस तरीके से अगर कोई डॉक्टर लेने भी जाता है या डॉक्टर बुलाता है, हम यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, अगर कोई गरीब घर से है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी खुद की गाड़ी हो और उसको सवारी से ही जाना हो इलाज कराने, तो कैसे जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लागत और भर्ती चुनौतियां। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से योग्य डॉक्टरों की भर्ती करना
और उन्हें बनाए रखना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब जो भी अपना इतनी महंगी पढ़ाई छोड़ करके या इतनी महंगी पढ़ाई कर करके इतना सारा पैसा खर्चा करके गांव में जाएगा तो आप उसको 10,000 तो देंगे नहीं। जाहिर सी बात है, उसने 10 लाख लगाया तो वो उम्मीद भी करेगा कि ये सारा पैसा मेरा निकले, चाहे वो गाँव में हो चाहे शहर में हो। अगर आप उसको गाँव में भी अच्छी फैसिलिटी दीजिए, गाड़ी दीजिए, वहाँ पे आप परिवहन की सुविधा दीजिए, रूम दीजिए अच्छा सा, 24 घंटे लाइट दीजिए, लाइट में तो इन्वर्टर प्रोवाइड कराइए, कुछ और तरीका अपनाइए, सोलर लाइट अपनाइए, सोलर पैनल अपनाइए, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको रहने में क्या दिक्कत है। जबकि गांव में तो प्राकृतिक वातावरण इतना बेहतर होता है कि अगर गांव में आदमी रहे, प्राकृतिक वातावरण में रहे, तो उसके बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पे ये बताया 3 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्ताव का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित करके अधिक व्यवहार और व्यवहारिक समाधान प्रदान करना है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को संभाल सकते हैं और ग्रामीण सेटिंग्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वास्थ्य देखभाल में असमानता। अब असमानता तो रहेगी ना, एक तरफ शहर है, अर्बन है, एक तरफ ग्रामीण इलाका है, रूरल एरिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फैसिलिटी शहरों में आपको प्रोवाइड हो जा रही है, जो डॉक्टर्स आपको शहरों में मिल जाएंगे, वही फैसिलिटी आपको गांव में कैसे मिलेगी। बल्कि गांव तो छोड़िए, आप देखिए एक छोटा शहर हो और एक बड़ा शहर हो, मान लीजिए ए नाम का बड़ा शहर है और बी नाम का छोटा शहर है। बड़े शहर से जैसे मान लीजिए आप दिल्ली हो गया, इसके अलावा मुंबई हो गया। अब यहीं पे आप अपने शहर को ले लीजिए जिसको कोई जानता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कम ही लोग जानते होंगे जो आपके शहर को होंगे। इस तरीके से कोई छोटा सा शहर ले लीजिए आप, तो आप देखिए दिल्ली में एम्स है, आपके शहर में एम्स जैसी कोई सुविधा है? एम्स तो छोड़िए, कोई विशेषज्ञ डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो यहाँ पे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों तो छोड़िए, शहरी इलाकों में ही यहाँ पे अंतर दिखाई देता है। चाहे डॉक्टर्स की बात होगी, टीचर्स की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, कोई भी फील्ड आप देखिए, ये तो ऑनलाइन एजुकेशन है और अब वहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर्स भी देखने लग गए हैं। तो ये हमारे लिए फैसिलिटी अच्छी हो गई है, हमारे लिए बहुत फायदा हो गया है। क्या आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिए, ऑनलाइन दवाएं ऑर्डर कर दीजिए, इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है जो योग डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इस तरीके के जो एबिलिटी वाले होते हैं, वो गाँव में कम बैठना पसंद करते हैं। और अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर दिया जाए तो उसका फायदा क्या होगा, अधिक संख्या में डॉक्टर निकलेंगे। और जब शहरों में उतना एबिलिटी वाले नहीं पहुंच पाएंगे, उतनी संख्या नहीं रहेगी, उतना मांग नहीं रही, तो क्या होगा, गाँव की तरफ मजबूरी में जाना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट उनको नियुक्त करेगी गाँव में। तो इस तरीके से रोजगार में भी वृद्धि होगी, गाँव में उनकी आपूर्ति भी हो जाएगी, यानी विन विन कंडीशन बन सकती है इस कोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है। अब अगर इसको लागू किया जाता है तो इसके संभावित फायदे क्या होंगे और संभावित कमियां, संभावित हानियां क्या होंगी। पहला पॉइंट है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धि में वृद्धि होगी, यानी जो यहाँ पे पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स की वृद्धि हो जाएगी गाँव में, यानी जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी गाँव में और यहाँ पे सुविधा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, ये बताया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और आपात स्थितियों के लिए त्वरित प्रक्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसाधन की कमी वाले क्षेत्रों के लिए लागत प्रभावी समाधान हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय में उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसकी कमियां क्या है या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इसका पहला पॉइंट है जटिल चिकित्सा क्षेत्रों में सीमित विशेषज्ञता, यानी जो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, इसके अलावा एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, इस तरीके से जो होता है, या तंत्रिका तंत्र से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है, जब दिल की नस ब्लॉक हो जाती है ना तो उसका टेस्ट करते हैं एंजियोग्राफी, और उसी की सर्जरी करते हैं। जब वहाँ पे आप सुनेंगे, ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ये समझेंगे कि छल्ला पड़ गया। आप गाँव में अक्सर आप अपने आसपास सुनेंगे कि इनके छल्ला पड़ा है, छल्ला पड़ा है, तो छल्ला जब पड़ता है उसी को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ये साइंस टर्म है, मेडिकल टर्म है एंजियोप्लास्टी, जबकि छल्ला पड़ना हम लोग आम भाषा में समझते हैं, उसी को कहा जाता है। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा कोई मुद्दा, तो वही यहाँ पे बताया कि जो जटिल मुद्दे होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल की योग्यता मांगते हैं, उसको अभी तक यहाँ पे नहीं सुधारा जा सकेगा 3 वर्ष के कोर्स में, क्योंकि उसमें विशेषज्ञता क्या हासिल करेंगे, सामान्य जानकारी लेंगे, फिर वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, तो फिर वो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों का पर्याप्त प्रदर्शन, चिकित्सा शिक्षा मानकों में संभावित कमी, यानी अब यहाँ पे देखिए 3 साल का कोर्स होगा तो जाहिर सी बात है कि 1 साल का जो सिलेबस होगा उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर सिलेबस को उतना ही रखेंगे, उसको कम नहीं करेंगे, तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, सुसाइड्स होगी, फेल होंगे, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी स्टूडेंट्स के साथ। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक पोर्शन, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की स्थिति, यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के हिसाब से ग्रामीण भारत में डॉक्टरों की क्या स्थिति रही, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। स्वास्थ्य केंद्र मानदंडों के अनुसार प्रत्येक उप केंद्र एससी यानी सब सेंटर 3000 से 5000 आबादी हो तो उसको क्या दिया जाता है, उसको सब सेंटर दिया जाता है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे कितनी आबादी होनी चाहिए, तो 20,000 से 30,000 की आबादी होगी तो उसको क्या माना जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माना जाएगा। ये आप सबके आसपास होगा, जहाँ पे आप जिसको सरकारी अस्पताल बोलते हैं ना, सामान्यतः यही होता है, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यही दोनों चीजें होती है। और उसके अलावा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC,
80,000 आबादी होगी तब, यानी आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि इसको कैटेगराइज कर दिया गया, श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। कितना आबादी हो तो 3 से 5,000 के बीच में आबादी हो तो उसको क्या माना जाएगा, सब सेंटर माना जाएगा, उपकेंद्र मानेंगे। उसके अलावा यानी इसको उपकेंद्र के अंतर्गत रखेंगे। उसके अलावा जब 20,000 से 30,000 आबादी होगी तब उसको कहाँ रखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखेंगे। उसके अलावा जब 80,000 की आबादी होगी तब यहाँ पे क्या रखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 31 मार्च 2022 तक। कब का डेटा ये, तो 31 मार्च 2022 तक का है। आरएचएस अनुमान से, ये एक रिपोर्ट है, आरएचएस अनुमान से पता चलता है कि प्रत्येक एससी क्या अभी आप मैंने बताया सब सेंटर। तो अब यहाँ पे देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म ही लिखा गया इन तीनों का, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा इसको, आप यहाँ से मैच करा लीजिए कि कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे अब सब दिया ही हुआ है पीडीएफ में, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप ये सारी चीज आप देखिए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आगे। एससी में औसतन 5,691 लोगों को, प्रत्येक पीएचसी ने 36,049 लोगों को और प्रत्येक सीएचसी ने 1,64,27 लोगों को सेवाएं प्रदान की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शहरी स्वास्थ्य सांख्यिकी, यूपीएचसी। यू का क्या मतलब, यहाँ पे यू का मतलब है अर्बन, यहाँ पे लिखा भी है शहरी पीएचसी में 18.8% डॉक्टरों की, 16.8% फार्मासिस्टों की, उसके अलावा 16.8% लैब तकनीशियनों की और 19.1% स्टाफ नर्सों की रिक्तियां हैं। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वहाँ पे कितनी कमियां हैं। तो लगभग सारे पोस्ट हो गए, चाहे डॉक्टर का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया, उसके अलावा नर्स का हो गया, उसके अलावा लैब टेक्नीशियंस का हो गया, इन सारे में कमियां हैं, इन सारे में पोस्ट खाली है, उसके बाद भी इनकी भर्ती नहीं की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएचसी द्वारा कवर की गई जनसंख्या 50,000 से 75,000 तक भिन्न हो सकती है। यानी जो अर्बन वाला क्षेत्र होता है इसमें कितना माना गया है, यहाँ पे माना गया 50,000 से 75,000 के बीच में कोई भी संख्या होगी तो उसको यूपीएचसी के अंतर्गत रखा जाएगा। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक 4 से 5 यूपीएचसी के लिए एक रेफरल सुविधा के रूप में स्थापित किया गया है। यूसीएचसी 2.5 लाख से 5 लाख की आबादी को सेवा प्रदान करता है। यानी ग्रामीण स्तर पर जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे यही है, ये यूपीएचसी। और यहाँ पे जो 80,000 आबादी वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे क्या है, यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख की आबादी जोड़ी गई यहाँ पे यूसीएचसी के बारे में। एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। पीएचसी में एलोपैथी डॉक्टर 2005 में कितने थे, 20,308 थे। उसके बाद 2022 में कितने हो गए, तो 30,640 हो गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। तो भारत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। सीएचसी में लगभग 80% आवश्यक विशेषज्ञों की कमी। आप देखिए यहाँ पे मतलब अगर 100 डॉक्टर है तो इसमें से 80% ऐसे हैं जब विशेषज्ञ है ही नहीं, एंड जहाँ पे स्पेशलिस्ट चाहिए, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, शुगर स्पेशलिस्ट हो गया, बीपी स्पेशलिस्ट हो गया, इस तरीके से तंत्रिका तंत्र का हो गया, माइंड इसको क्या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसके अलावा ऑर्थो से जुड़ा, हड्डी से जुड़ा स्पेशलिस्ट हो गया। तो इन सारे की कमी है यहाँ पे। कितने प्रतिशत, तो 80% के आसपास कमी है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा डेटा और कितनी बड़ी लूप होल है हमारे लिए। सीएचसी 30 बेड वाली ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो आदर्श रूप से सर्जरी, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा से संबंधित बुनियादी देखभाल प्रदान करते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सीएचसी क्या है, इसके अंतर्गत किसको कवर किया जाता है। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 30 बेड होना चाहिए यहाँ पे, और ये ब्लॉक लेवल पे स्थापित की जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखी जा सकती हैं, तो सर्जरी हो गया, स्त्री रोग हो गया, बाल चिकित्सा हो गया और सामान्य चिकित्सा से संबंधित बुनियादी देखभाल। पूरे भारत में 6,064 सीएचसी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इनमें से अधिकांश केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहा है। यानी आप अगर इंडिया लेवल पे देखेंगे तो कितना है, 6,064। आप इसको मोटा मोटा 6,000 भी बोल सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लगभग 6,000 लिख सकते हैं। और इन सब में लगभग विशेषज्ञों की कमी पाई गई है। रिपोर्ट बताती है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है जिनमें सर्जन में कितना कमी है, सर्जन कौन थे, जो ऑपरेशन करते हैं, 83.2% की कमी है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी जो महिलाओं से संबंधित होते हैं उसके स्पेशलिस्ट उनकी कितनी कमी है, तो 74.2% की कमी है। चिकित्सक जो नॉर्मल होते हैं, जैसे बुखार हो गया आपको या और कोई इस तरीके की बीमारी, जुकाम हो गई, इस तरीके की जो सामान्य बीमारियां होती है जो सामान्य रूप से होती रहती हैं, तो उनके लिए बताया जा रहा है सामान्य चिकित्सक इनके कितने हैं, तो 79.1%। और बाल रोग यानी बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी कितनी कमी, 81.6%। आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये डेटा ही नहीं बताया जा रहा है कि ये लोग इतने संख्या में भरे हुए हैं, ये बताया कितने प्रतिशत कमी है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा डेटा, इतनी ज्यादा संख्या में कमी है विशेषज्ञों की। आप सोच करके देखिए फिर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाओं में हम कैसे आगे आएंगे, फिर हमारी रैंकिंग खराब क्यों नहीं होगी स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी मुद्दा आएगा तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सहायक नर्सिंग दाइयों को भी कमी है। पीएचसी और एससी में इनमें से 14.4% तक पद खाली पड़े हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नर्सिंग स्टाफ होती है
उसके अलावा जो दाई होते हैं, दाई क्या काम करते हैं तो आप सब जानते हैं कि जो बच्चा उच्चा पैदा होता है उसके साथ दाई लगी रहती है। तो वहाँ पे दाई क्या करती है आप सभी को पता है। वही यहाँ पे बताया कि चाहे नर्स हो गई चाहे दाई का पोस्ट हो गया, उनमें भी 14.4% का पद खाली पड़ा है। इतनी सारी संख्याओं में अभी पद खाली है, लेकिन उसकी भर्ती नहीं की जा रही है। भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? एक ही मुद्दा है, पैसा पैसा पैसा। तो वहाँ पे मेन मुद्दा यह आता है कि सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है। और फिर अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, आप सभी को पता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर काम किया जाएगा। आपको प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो आपको रखा जाएगा, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे अब अस्पतालों को भी हो गया, स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, सारे जगहों पे प्राइवेट प्लेयर्स घुस रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स इंटर कर रहे हैं, निजी भागीदार लोग वहाँ पे शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे वही डेटा है कुछ जो दिया गया आपको डायग्राम के रूप में, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डॉक्टर्स इन रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी जो ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ 2005 में कितने थे डॉक्टर्स? यहाँ पे 70.5% थे। अब कितना है तो 21.8% हो गए। कब? 2021 में। तो बहुत ज्यादा तो बढ़े नहीं है, 17.5 से 18.5 हो गए, 21.5 हो गए, तो बहुत ज्यादा तो हुए नहीं है। 2005 में यहाँ पे कितने थे? 46.7%। यहाँ पे 2021 में हो गए 68%। यहाँ पे 2005 में कितने थे? 4.7%। यहाँ पे 2021 में कितने हो गए? 17.2%। ये किस आधार पर है? ये स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ होते हैं इनका डेटा बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो पीएचसी है और सब सेंटर्स हैं एससी, इसके बारे में ये डेटा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है पीएचसी और सब सेंटर का, यहाँ पे स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ का। यहाँ पे किसका दिया? तो सामान्य डॉक्टर होते हैं ग्रामीण भारत में। आप ये डेटा चाहे तो नेट कर लें, चाहे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराइए तो आप उसको याद कर लें। अब देखिए ऐसे जो डेटा होते हैं ना, जब तक आप अपने आंसर में डेटा नहीं डालेंगे तब तक आपका आंसर का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। आप खुद सोच करके देखना, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि ये स्टेटमेंट किस, आप कहें कि यार एक आदमी ने कहा था कि ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन या आप ये कहें कि एक विद्वान ने कहा था ऐसे नहीं ऐसे पॉइंट है, लेकिन अगर आप ये कहें कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो बदलाव स्वयं मिला है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक कौन नाम आ गया? महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे आपका डेटा मिल गया। उसके अलावा अगर आप ये बता देंगे कि इन्होंने किस बुक में ये बात कही थी, तब आप सोच करके देखिए सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो आप ये बता रहे कि किसी महान विद्वान ने कहा था, किसी महान इंसान ने कहा था, लेकिन अगर आप ये बता रहे कि किसने कहा था और किस बुक में कहा था या किस रेफरेंस में कहा था, तब आप सोच करके देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इस तरीके के डेटा जो होते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपका आंसर राइटिंग को निखार सकें, आपका आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकें। अब ये कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं जो सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट आपके वनडे एग्जाम हो गया या प्री का एग्जाम हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, इस तरीके के एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे वही वन लाइनर टाइप के हैं, कुछ देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, किस पे? हरित हाइड्रोजन पर। क्या ये? तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहीं पर जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय, और फिर हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जा रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का, इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज हमारे देश में होती है इंपॉर्टेंट तो होगी। और केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला, ये कौन है? तो पशुपालन मंत्री हैं। इन्होंने क्या जारी किया? रिपोर्ट फिश डिजीज एक्ट। अब यहाँ पे नाम से आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट फिश डिजीज। फिश क्या है? मछली। डिजीज क्या होती है? रोग, यानी इनसे संबंधित, मछलियों से संबंधित कोई रोग है तो आप उसको तुरंत इस पर रिपोर्ट करिए। आपके पास सबसे नजदीक जो होगा वो तुरंत विशेषज्ञ वहां पे पहुंचेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसके लिए आपको राय मशवरा देगा। आईएनएस त्रिशूल, ये अभी कहाँ पे गया? सेशल्स की यात्रा पर गया है। सेशल्स क्या है? तो एक नेशन है, ये क्या कर रहा है? ये अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। तो यहाँ पे कौन गया है? आईएनएस त्रिशूल। अब से वनडे एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछ लेता है कि अभी हाल ही में सेशल्स ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा आईएनएस या इंडियन नेशनल शिप या किस जहाज ने भाग लिया था? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे आईएनएस त्रिशूल। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में सचिव है, ये कौन है? इनका नाम क्या है? श्री अमृत लाल मीणा। इन्होंने क्या किया? तो अभी जो ब्रिस्बेन, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे क्या चल रही है? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जा रहा है कि वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके इसमें शामिल कौन हो रहा है हमारी तरफ से? तो ये हो रहे हैं कोयला मंत्रालय के जो सचिव हैं। कौन है ये? अमृत लाल मीणा। यहाँ पे इन्होंने भाग लिया। यहाँ पे क्या किया? तो यहाँ पे भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही लाइन से हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8वीं वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित की गई? मुंबई में आयोजित की गई है। हरियाणा में शुरू होगी भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। कहाँ पे? हरियाणा में। अब इस तरीके के जो भी पॉइंट होते हैं, कोई सा भी चीज हो गया ना, अगर पहला है, पहली है, पहले हैं, मतलब इस तरीके से कोई भी चीज होगा जो पहली बार हो रहा है तो अपने आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी हो, अपने आप वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब तो यूपीएससी ने भी एक ट्रेंड शुरू कर दिया कि वहाँ पे आप देखेंगे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, अवार्ड से पूछने लग गए हैं। तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि सिर्फ वनडे या स्टेट पीएससी में ही आ सकता है, यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि खारची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है।
इसको आप याद रखें। देखिए कभी कभी दे देता है 3-4, एक इधर दे देगा स्टेट का नाम, इधर दे देगा त्योहार का नाम, आपसे मैच कराने के लिए कहेगा, या सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देगा कि कहाँ पे मनाया जाता है या किस ऋतु में मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के आप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं समझ लीजिए कि आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। आप सीधा सीधा याद रखिए कि खारची महोत्सव कहाँ पे है, त्रिपुरा में है, तो यहाँ पे आपका एक नंबर अपने आप पक्का होगा। योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये पुस्तक किन्होंने लिखी, तो रूपा पाई द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारतीय वायुसेना ने अभी क्या किया है, तो यहाँ पे एक अभ्यास कंडक्ट करा है, कहाँ पे, प्रयागराज में। उसका नाम क्या रखा है अभ्यास का, उसका नाम रखा है रणविजय। यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इनकी क्षमता होती है या उससे जुड़ा जो मुद्दा होता है, इसके बारे में जानकारी के लिए, इसके बारे में प्रदर्शन के लिए, उसकी क्षमता के लिए इसका आयोजन किया गया था रणविजय अभ्यास का। कहाँ पे, इलाहाबाद या प्रयागराज में। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा पशुओं के चिकित्सा और टीके के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, तो नंदी नामक। नंदी क्या है, आप सभी को पता है, नंदी एक प्रकार का बैल है और ये इसका हिंदू धर्म में मान्यता है। इसको पवित्र बैल माना जाता है, इसको पवित्र सांड माना जाता है। इसकी पूजा भी करते हैं कुछ लोग अभी भी, और अभी आप देखेंगे अभी भी कुछ लोग को अगर ये मार्केट में दिखते हैं तो वो सब झुका लेते हैं या हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, इसी के नाम पर, नंदी बैल के नाम पर यहाँ पे नंदी वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। किसके लिए, तो पशुओं की चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हो गई, उसके अलावा टीका संबंधी सुविधाएं हो गई, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। कोई गलती हुई बोलने में तो उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।